हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे डिओंटोलॉजी टर्म के बारे में, और आज के लेक्चर में हम डिओंटोलॉजिकल एथिक्स को समझेंगे, द कॉन्सेप्ट विच इज़ गिवन बाय इमैनुअल कांट। प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ मैंने इसका जो फर्स्ट हाफ वाला पार्ट है, डिओंटोलॉजी या फिर डिओंटोलॉजिकल एथिक्स क्या होता है, सिर्फ इसको कवर करवाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको जो इमैनुअल कांट का पर्सपेक्टिव है ना, एज अ फिलोसोफर, एज अ स्कॉलर, एज अ थिंकर, विद रिस्पेक्ट टू कि इमैनुअल कांट क्या सोचता था या उसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट क्या है डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का, इसको डिटेल में डिकोड करेंगे। एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था कि डिओंटोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है या डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का जो पूरा का पूरा फंडा है, वो एज अ डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी के साथ काफ़ी ज़्यादा अरसे से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने करा है, ये कॉन्सेप्ट इसने इजाद नहीं करा था इमैनुअल कांट ने। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का कॉन्सेप्ट फिलॉसफी एज अ डिसिप्लिन के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है, इवन इमैनुअल कांट से पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा क्यों लिखते हैं, किताबों में ऐसा क्यों लिखा रहता है डिओंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट? क्योंकि जो ये फिलोसफर था इमैनुअल कांट, इसने डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के कॉन्सेप्ट में चार चांद लगाए थे, इसने और ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया था। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ बेसिक बातें तो पता ही होंगी, याद होंगी कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, या जिसको सिंपली हम डिओंटोलॉजिकल टर्म से मतलब बोलते हैं, डिनोट करते हैं, उसका मतलब ये होता है, ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स एक ऐसी एथिकल थ्योरी है जहाँ पर हम बेसिकली किसी के एक्शंस की मोरालिटी को जज करते हैं कि क्या वो अलाइन कर रहे हैं किसी प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड ड्यूटीज़ के साथ। हम यहाँ पर बात करते हैं, फोकस करते हैं मीन्स के ऊपर। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी प्रीवियस लेक्चर में। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट एंड्स, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स। जो रास्ता है ना, जो पर्सन ने एक्शन लिए हैं, एक्शन, हर एक एक्शन का आप जानते हो दोस्तों कि आउटकम तो कोई ना कोई निकल कर आता ही है। लेकिन डिओंटोलॉजी कहती है कि हमें आउटकम के बारे में फोकस ना करते हुए पहले एक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है डिओंटोलॉजी का पार्ट। यहाँ पर हम रूल्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं, उनके आउटकम के बिना। इमैनुअल कांट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इस फील्ड में, मैंने आपको ये भी बताया था। आपको मैंने बताया था कि डिओंटोलॉजी अलग होती है, उसका अपोजिट जो टर्म होता है डैट इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, आउटकम्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन डिओंटोलॉजी सिर्फ एक्शंस के ऊपर बात करती है, ना कि रिजल्ट के ऊपर। और दो इसके मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। एक एग्जांपल हम अपने प्रीवियस एथिक्स के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है इमैनुअल कांट का ही कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। और दूसरा मैंने आपको एक नया एग्जांपल बताया था जिसके बारे में आपने उससे पहले शायद से कभी सुना नहीं होगा, डैट इज 10 कमांडमेंट्स, जो कि हिब्रू बाइबल के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें मैंने आपको 10 रूल्स बताए थे कि भगवान के दिए हुए ये वचन है, जिसको जो जुदाइज्म धर्म के जो लोग हैं और क्रिश्चियनिटी धर्म के जो लोग हैं वो मानते हैं। और अगर कोई भी पर्सन उनको तोड़ता है तो यानी कि वो एथिकल नहीं है, वो अपने मॉरल एक्शंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो डिओंटोलॉजी का पूरा जो फोकस होता है वो होता है इंटेंशंस के ऊपर। ये वाली बात मैंने आपको क्लियर करी थी। ठीक है, यहाँ पर हम जो हैं इंटेंशंस बिहाइंड एक्शंस, एक्शंस के पीछे जो भी इंटेंशंस जुड़े होते हैं पर्सन के, हम उसके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी होती है, हम यहाँ पर किसी भी एक्शन को मॉरल एक्शन या एथिकल एक्शन का रूप तभी देते हैं अगर वो परफॉर्म करा गया हो एक पर्सन के द्वारा, एक एक्शन अच्छे इंटेंशन के साथ, जिसके अंदर हमें मोरालिटी की झलक देखने को मिले, एथिक्स की झलक देखने को मिले। इसके साथ ही पर्सन की एक सेंस ऑफ ड्यूटी को भी हम लोग जज करने का यहाँ पर काम करते हैं, अगेन जिसके अंदर दो कंपोनेंट, दो इंग्रेडिएंट यहाँ पर होने चाहिए, और वो है मोरालिटी एंड एथिक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? रिया, जैसे आपको थोड़ा सा डाउट रह गया था लेक्चर के बाद, अब क्लियर है ये चीज़, आपने रिवाइज कर लिया होगा? ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं, इमैनुअल कांट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ठीक है, इमैनुअल कांट की जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स वाली फिलॉसफी है ना, उसको एक स्पेशल टर्म से भी दोस्तों डिनोट करा जाता है, जिसको हम कांटियन डियोंटोलॉजी बोलते हैं। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट बोल लो आप इसको, या कांटियन डियोंटोलॉजी बोल लो, एक ही बात है। इसको इजाद करा गया था इमैनुअल कांट के द्वारा। यहाँ पर बातें ना, जो इमैनुअल कांट का जो कॉन्सेप्ट है ना इसका डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का, वो जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को पढ़ो, इमैनुअल कांट का नाम हटा दो, वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इमैनुअल कांट डियोंटोलॉजी को एक नई तरीके से समझाएगा। जो कोर बात है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो तो वही रहेगा कि हमें फोकस एक्शंस के ऊपर करना है, मीन्स के ऊपर करना है, रास्ता जो है उसके ऊपर करना है कि वहाँ पर मोरालिटी और एथिक्स हैं कि नहीं। हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है, चाहे हम बात करें डियोंटोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट की, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के कॉन्सेप्ट की, या फिर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स या कांटियन डियोंटोलॉजी जिसको इमैनुअल कांट ने इजाद करा था। तीनों चीज़ों में बात कॉमन यही है कि हमें आउटकम्स, रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस नहीं करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हेन वी आर टेस्टिंग द एथिक्स एंड मोरालिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इमैनुअल कांट सेम ही बात बोलते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट वी आर कंसर्न्ड एंड वी आर फोकस्ड ऑन ड्यूटी एंड रूल्स ऑफ अ पर्सन, कि वो कितने ज़्यादा भरे हुए हैं मोरालिटी से एंड एथिक्स से। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी जो पर्सन का एक्शन है वो मॉरली कितना राइट है या कितना रॉन्ग है, और हम उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं विथ यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटीज। ठीक है, और आप जानते हो कोई भी चीज़ जो यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटीज़ का रूप ले लेती है, तो यूनिवर्सल चीज़ें अपने आप में क्या कहलाती हैं, वो एथिक्स का पार्ट बन जाती हैं। क्योंकि मोरालिटी अपने आप में सब्जेक्टिव नेचर की चीज़ होती है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एथिक्स आर यूनिवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर करी थी, इस लेक्चर में भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो अगर आप बात कर रहे हो इमैनुअल कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इमैनुअल कांट का कॉन्सेप्ट तो ये भी है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का कॉन्सेप्ट जो है इमैनुअल कांट का, वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जो बड़ा वाला पर्पल कलर का सर्कल है, ये इमैनुअल कांट का डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट, इस फिलॉसफी के अंदर छोटा वाला कॉन्सेप्ट आता है इमैनुअल कांट का, जिसको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो हमें ये चीज़ बताता है, इमैनुअल कांट हमें उससे ये चीज़ समझाना चाहता है कि दुनिया में देयर आर सम यूनिवर्सल मॉरल लॉज जो कि डिक्टेट करते हैं कि आपने किस तरीके से एक्ट कर रखा है। ठीक है, अगर आपके एक्ट में, अगर हम इसको एक्शन कह लें या एक्ट कह लें, एक ही बात है, अगर आपके एक्शन में या आपने जो भी हरकत करी है, अगर उसके अंदर से ही मोरालिटी या आप कह लो एथिक्स, अगर इसका इंग्रेडिएंट मिसिंग है, इंग्रेडिएंट जो है वो मिसिंग है, तो आपका रिजल्ट या जो आउटकम जो है वो कितना भी पॉजिटिव हो, तो ये जो पॉजिटिव आउटकम या रिजल्ट है ये बेकार है। हमारा कॉमन एग्जांपल जो हमने सबसे पहले अपनी एथिक्स की क्लास के अंदर डिस्कस करा था, जब हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, वो वही था
कि एक लड़का है, उसकी माँ बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको दवाइयाँ चाहिए, उसकी माँ की जान बच सकती है, तो केमिस्ट की शॉप पर जाकर वो दवाइयों को चोरी कर लेता है। चोरी करने की वजह से उसने अपनी माँ की जान बचा ली एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड वो अपने आप को इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी गुनहगार नहीं मानता है। वो पर्सन वो सोचता है कि मेरी माँ बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इमैनुअल कांट की नज़रों से देखा जाए, डिओंटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, चोरी चोरी होती है। चोरी एक इमोरल चीज़ है, एक अनएथिकल चीज़ है। आउटकम इसका क्या निकल कर आया कि एक बेटे ने जिस माँ से वो प्यार करता था उसकी जान बचाई। आउटकम यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन एक्शन जो पर्सन के द्वारा लिया गया वो नेगेटिव है, तो आउटकम की तो यहाँ पर बात करी ही नहीं जाएगी। सेम चीज़ जो है वो इमैनुअल कांट ने हमें समझाई थी अपने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये जो कांटियन डिओंटोलॉजी है दोस्तों, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी, ये कांटियन डिओंटोलॉजी या डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का कॉन्सेप्ट गिवन बाय इमैनुअल कांट, इसके अंदर कुछ की एस्पेक्ट्स आते हैं जो कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के कॉन्सेप्ट से ही जुड़े हुए हैं, जिसको इमैनुअल कांट ने थोड़ा सा और एनरिच करा। तो वो की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले इमैनुअल कांट बात करता है ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में। एक इंडिविजुअल की ड्यूटी क्या है और उसकी ड्यूटी के साथ जुड़ी हुई कुछ ऑब्लिगेशंस क्या हैं। तो इमैनुअल कांट हमें ये बोलता है, हमें बताता है इस पर्सपेक्टिव के अंतर्गत कि अगर कोई भी जो मॉरल एक्शंस होते हैं, पर्सन के कोई भी जो एक्शंस हैं उसके अंदर अगर मोरालिटी है, तो ऑब्वियस ये बात है दोस्तों वो मॉरल एक्शंस का पार्ट बन जाएंगे। तो कोई भी जो एक्शंस है जिसके अंदर मोरालिटी है, अल्टीमेटली वो मॉरल एक्शंस हैं। इमैनुअल कांट बोलता है कि हमेशा मॉरल एक्शंस के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी तो रहेगी ही रहेगी। आपको इस चीज़ के ऊपर कुछ भी शक करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन जो है वो अपनी पर्सन यहाँ पर अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन के साथ काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो पर्सन है वो अपनी पर्सनल डिज़ायर के साथ काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसने ऐसे यूनिवर्सल मोरालिटी वाले एक्शंस को, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को चुना है जो कि उसके एक्शंस को इस तरीके से निर्धारित करते हैं कि अल्टीमेटली एक्शन के बाद जो आउटकम निकल कर आएगा, उन दोनों के अंदर, एक्शंस के अंदर भी और आउटकम के अंदर भी, मोरालिटी प्लस एथिक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बोलता है इमैनुअल कांट सबसे पहले अपने डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर आपको इंडिविजुअल की ड्यूटी एंड जो मोरालिटीज़ हैं उनको ऐसे जज करना है कि अगर पर्सन ने उसको मोरालिटी के साथ, एथिक्स के साथ निभाया है, तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी पर्सन की हमेशा ऐसी होगी कि जिसके अंदर मोरालिटी और एथिक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम बिल्कुल भी शक की गुंजाइश रख ही नहीं सकते हैं कि पर्सन ने अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन के साथ काम करा होगा या पर्सनल डिज़ायर के साथ काम करा होगा। यानी कि यहाँ पर पर्सन की सेंस ऑफ ड्यूटी के अंदर या एक्शंस को परफॉर्म करते हुए पर्सन ने किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिव नेचर नहीं दिखाया है। पर्सन ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तरीके के साथ बिहेव करा है, और वो ऑब्जेक्टिविटी पर्सन की उसके एथिकल एक्शंस, उसके मॉरल एक्शंस में साफ तरीके से नज़र आ रही है। ऐसा इमैनुअल कांट हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। दूसरी बात वो इसी से लिंक करता हुआ एक कॉन्सेप्ट हमें बताता है, दैट इज यूनिवर्सिजिबिलिटी। कोई भी चीज़ जो यूनिवर्सल है उसके लिए कॉन्सेप्ट वो देता है, एक टर्म बोलता है यूनिवर्सिजिबिलिटी। तो इमैनुअल कांट हमें बताता है कि कोई भी जो मॉरल एक्शन है, ठीक है, हम उसको ऐसा मॉरल एक्शन तभी कह सकते हैं अगर हम उसको अप्लाई कर सकें ऑन अ यूनिवर्सल बेसिस।
अब यूनिवर्सल बेसिस का यहाँ पर ये मतलब है दैट यू कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर थिंग इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सर्कमस्टांस। आप उसको सब सर्कमस्टांसेस के अंदर, आप उसको सब सिचुएशंस के अंदर बेसिकली अप्लाई कर कर देख सकते हो, और वो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो नहीं बदलेंगे। वो वाले एक्शन वो हमेशा सेम ही रहेंगे हर एक सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और ये जो सिमिलैरिटी का, ये जो सेमनेस का जो प्रिंसिपल है कि जहाँ पर आप सेम तरीके से ये जो प्रिंसिपल है इसको आप अप्लाई करते जा रहे हो, कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी मोरालिटी के साथ एक तो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकली मतलब इसके दो पहलू हैं। एक तो लॉजिकली इट शुड बी कंसिस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन बदल गई, आप किसी और परिस्थिति में कोई और तर्क देने लगे, किसी और परिस्थिति में आपका जो तर्क है वो बदल गया। तो एक तो ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और मॉरली तरीके से ये एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि इन प्रिंसिपल्स को कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक आपको? बताओ, बोलो। क्लियर है दिव्या, मयूर, रिया? उसके बाद अगली बात जो इमैनुअल कांट हमें करता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का जो इमैनुअल कांट का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको इस लेक्चर में क्लियर कर दिया है अच्छी तरीके से कि ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको इमैनुअल कांट ने इजाद करा था, लेकिन उसका जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का फंडा, जिसमें इमैनुअल कांट ने 4 चांद लगाए थे। तो उसके कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो कि अल्टीमेटली डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का पार्ट है, उसके अंदर जो इमैनुअल कांट है वो हमें बताता है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल मॉरल लॉ, जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें। ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ का पार्ट है जो कि हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हम जिसके माध्यम से एक्शंस के राइटनेस या रॉन्गनेस को जज कर सकें, देख सकें। और इसके अंदर हम बेसिकली यही जानने की कोशिश करते हैं कि हमें राइटनेस या जो रॉन्गनेस है वो एक्शंस की देखनी है। आउटकम आप ये कह दो कि अगर रॉन्ग है तो फिर पूरी डिबेट एंड डिस्कशन ही खत्म हो जाती है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि एक्शंस रॉन्ग हैं और आउटकम राइट तरीके से निकल कर आए, तब भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। यहाँ पर आउटकम्स को बाद में देखा जाएगा, पहले जो यूनिवर्सल मॉरल लॉ का क्राइटेरिया है, अगर सिंपल टर्म्स में हम उसको बोलें, राइटनेस या रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस है, वो एक्शंस के टर्म्स में ही देखी जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग मीन्स की बातें ही करते हैं, ना कि एंड्स की। एंड्स का यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। तो जिस एक्शंस के साथ पर्सन अगर कोई भी एक रिजल्ट जनरेट करता है, अगर उन एक्शंस के अंदर अगर मोरालिटी ना हो, एथिक्स ना हो, वो एक्शंस यूनिवर्सल मॉरल लॉ के बेसिस पर आधारित ना हो, तो वो फिर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का पार्ट नहीं होते हैं, वो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का पार्ट नहीं होते हैं, भले ही उसका आउटकम कितना भी ज़्यादा पॉजिटिव क्यों ना निकल कर आए, ठीक है। यहाँ पर भी इमैनुअल कांट सेम ही चीज़ ये कहते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं वो कंसिस्टेंट तरीके से अप्लाई होने चाहिए टू एवरीवन, सबके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो सिद्धांत हैं कि किस तरीके से आप ह्यूमंस को ट्रीट करते हो, ह्यूमैनिटी को लेकर जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप किस तरीके से इंसानियत के साथ अपना एक ट्रीटमेंट दिखाते हो, ट्रीट करते हो आप उसको,
उसके अंदर कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। अगर आप भेदभाव कर रहे हो कि नहीं, इस इंसान को तो मैं जानता हूँ, ये प्यारा इंसान है, ये भी मेरी लाइफ का पार्ट है, तो इसके साथ तो मैं मोरालिटी के साथ बिहेव कर रहा हूँ, इसने मेरा पास में गलत करा था तो उसके साथ आपने गलत कर दिया, ठीक है। आउटकम कैसा भी आपकी ज़िंदगी में निकल कर आए, भले ही हो सकता है कि आउटकम के बेसिस पर आपने किसी का कुछ अच्छा करा और आपके साथ गलत हुआ, लेकिन अगर आपके एक्शंस ठीक थे, उनके अंदर मोरालिटी थी, उनके अंदर एथिक्स थे, तो इमैनुअल कांट अपने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहता है कि फिर आप ओवरऑल एथिकल हो और एक मॉरल पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद इमैनुअल कांट इसी के संदर्भ में हमें एक चीज़ बताता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। इमैनुअल कांट हमें कॉन्सेप्ट देता है यहाँ पर गुडविल का। इमैनुअल कांट ये मानता है, उसने अपनी फिलॉसफी में ये कहा कि गुडविल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके दो पहलू नहीं हैं। आप इसको नेगेटिव या पॉजिटिव डायमेंशंस के बेसिस पे नहीं देख सकते हो, ये सिर्फ पॉजिटिव ही है। तो इमैनुअल कांट कहते हैं कि गुडविल इज समथिंग विच इज इनहेरेंटली गुड, इट इज इनहेरेंटली पॉजिटिव ओनली। ये ऐसी चीज़ है जो कि शुरू से ही पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ है। गुडविल आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, इमैनुअल कांट बोलते हैं, जो कि इमर्ज होती है आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ये कैसी चीज़ है आपके अंदर से एक सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए, सेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से इमर्ज होती है। एंड यहां पर गुडविल का कॉन्सेप्ट तब दिखता है जब आप रिस्पेक्ट करते हो, व्हेन यू हैव रिस्पेक्ट फॉर मॉरल लॉ, मोरालिटी के लिए जब आपकी रिस्पेक्ट है, रेदर देन ये आपकी गुडविल तब मर जाएगी, तब खत्म हो जाएगी, इफ यू ओनली वर्क फॉर द moral law then your goodwill will be गुड, वो निखरेगी, वो और ज़्यादा एनलाइटेंड होगी। लेकिन इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी गुडविल को मारना है तो आप ऐसे पर्सन को देखो जिसकी गुडविल मरी हुई है, तो वो पर्सन अपनी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, या फिर उनका पूरा का पूरा फोकस है सेल्फ इंक्लिनेशन पर, वो सिर्फ आउटकम पॉजिटिव चाहते हैं। उनके एक्शंस के अंदर बिल्कुल भी आपको मोरालिटीज एंड एथिक्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे ओनली वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, इन सेल्फ इंटरेस्ट एंड फॉर सेल्फ इंक्लिनेशंस। दे डू नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द मॉरल लॉ, और ऐसे लोगों के अंदर गुडविल मरी हुई होती है, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पर भी इमैनुअल कांट दोबारा से जो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का जो कोर कंसेप्ट है उसको रिपीट करेंगे कि इमैनुअल कांट का पूरा फोकस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हमारा कोर फोकस होना चाहिए इंटेंशंस के ऊपर ओवर कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिओंटोलॉजी जज करती है लोगों के एक्शंस की मोरालिटी को, ठीक है, उनके पीछे के इंटेंशंस को, रेदर देन द एक्चुअल आउटकम्स। कोई एक एक्शन है, इमैनुअल कांट दोबारा इस बात को रिपीट करते हैं कि इट कैन बी मॉरली राइट, ठीक है, इवन इफ लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहाँ पर देखो एक यूनिक चीज़ इमैनुअल कांट बोल रहे हैं। हम लोग अभी तक इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे थे कि आउटकम पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, लेकिन रास्ता पर्सन ने गलत ले लिया। जैसे उस लड़के ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए दवाइयों की चोरी कर ली, माँ की जान बच गई, वो एक पॉजिटिव आउटकम है, लेकिन फिर भी इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग, डिओंटोलॉजी के अकॉर्डिंग, कैटेगोरिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत है। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर हम एक एग्जाम्पल को रिवर्स कर दें तो यहाँ पर इमैनुअल कांट हमें ये बताते हैं कि एक एक्शन जो एक पर्सन ने लिया, अगर भले ही उसका जो आउटकम है, हर एक एक्शन के आउटकम तो निकली गई, वो आउटकम भले ही अगर नेगेटिव है या बुरा है, लेकिन एक्शन के अंदर आपको
मोरालिटी देखने को मिल रही है या पर्सन के एथिक्स देखने को मिल रहे हैं, आउटकम से फिर हमें कुछ नहीं लेना देना, तब भी वो चीज जो है वो इसका पार्ट है, मोरालिटी का पार्ट है, एथिक्स का पार्ट है। फिर पर्सन कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, भले ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उससे निकल कर आए। बस यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें पर्सन की सिर्फ इंटेंशंस को चेक करना है, जो कि इंटेंशन राइट इंटेंशंस होनी चाहिए। दोज इंटेंशन शुड बी राइट इंटेंशंस एंड ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द ड्यूटीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो कांटियन की जो डियोंटोलॉजी है, इमैनुअल कांट का जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसे लर्निंग लेना चाहें, इसका क्या योगदान है एथिक्स की फील्ड में, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो कांटियन डियोंटोलॉजी ने एथिकल थिंकिंग के डायरेक्शन में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम कर रखा है, जिससे हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है, एक बेस मिलता है फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जिसमें फोकस इस बात के ऊपर करा जाता है कि जब भी हम किसी डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिकल एक्शंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो जो मॉरल प्रिंसिपल्स हों, एथिकल प्रिंसिपल्स हों, वो यूनिवर्सल हों, पर्सन की सेंस ऑफ ड्यूटी उस चीज़ के अंदर शामिल हो। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की वैल्यूज़ के ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ को अवॉइड करा जाता है, वो है कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आपने देख लिया कि वो कितने भी पॉजिटिव हो या कितने भी नेगेटिव हो। जैसे अभी यहाँ पर हमने ऊपर एग्जांपल दिया कि एक्शन भले ही एक्शंस जो हैं वो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड हो, एथिक्स के ऊपर बेस्ड हो, आउटकम भले ही नेगेटिव निकल कर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ लेना देना है ही नहीं, वो कितने भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हमारा यहाँ पर पूरा फोकस सेंस ऑफ ड्यूटी, पर्सन ने जो एक्शन लिए हैं, जो मीन्स का सहारा लिया है, वो कितना एथिक्स से एनरिच्ड है, कितना मोरालिटी से भरा हुआ है, हम सारी बातें बस पूरी की पूरी तरीके से यही करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आपका ये जो कॉन्सेप्ट है डियोंटोलॉजी का, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का एंड डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट का, ये इसके साथ ख़त्म होता है कंप्लीट तरीके से। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलॉसफी को हम डिटेल तरीके से डिकोड करेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।